हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गब्बा क्लासेस में। इससे पहले हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक क्लास ले चुके हैं, तो जो लोग भी उस क्लास को नहीं देखे हैं वो उस क्लास को देखने के बाद इस क्लास को देखिएगा तो पूरा आपका क्लियर होगा। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है विकास की विशेषता। आखिर डेवलपमेंट का विशेषता क्या क्या है, उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आते हैं, देखते हैं। विकासात्मक अध्ययन से विकास प्रक्रिया के विषय में कुछ मौलिक और पूर्व कथनीय तथ्य पर प्रकाश पड़ा है। ये तथ्य विकास की प्रणाली को समझाने के लिए आवश्यक है। इन्हें विकास के नियमों या विशेषताओं के रूप में जाना जाता है। बच्चे जिसे विकास प्रक्रिया से गुजरते हैं उसकी कुछ विशेषताएं होती है जो सभी विकासशील बच्चों में सामान्य रूप से पाई जाती है। उनमें से कुछ प्रमुख विशेषता का वर्णन नीचे प्रस्तुत है। कहने का मतलब है विकास जो है वो कुछ सीमित में क्या है, निश्चित है। तो वो क्या क्या है उसको हम लोग वन बाय वन करके डिक्लेयर करते हैं। विकास के क्रम में आकार बड़ा होता है, नई विशेषताएं उभरती है, पुरानी विशेषताएं लुप्त होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नई विशेषताएं उभरती है और पुरानी विशेषताएं जो है वो लुप्त हो रही है, गायब हो रही है। ये सभी परिवर्तन पूरी तरह नियमित ढंग से तथा एक प्रणाली के अनुसार होता है। विकास तो जन्म लेने वाले सभी प्रणाली में होते हैं और प्रत्येक जाति के प्रणाली विकास की एक निश्चित प्रणाली होती है। कहने का मतलब है कि जो भी जन्म लिया है उनमें क्या है, विकास फिक्स है। जो भी कल भी बताए थे कि जो भी सजीव है सब में क्या है, विकास जरूर होगा। ग्रेसले का विचार है कि किन्हीं दो बच्चे का विकास एक समान नहीं होता है, परंतु सबों की विकास प्रणाली एकदम एक समान होती है। विकास एक जैसा नहीं होता है लेकिन विकास की प्रणाली सेम है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा ग्रेसले ने कहा था। ठीक है, यह भी एक प्रणाली स्वरूप ही है। बच्चों के शरीर और गति विकास को ही ले तो इन्हें दो स्पष्ट प्रणाली दिखते हैं। पहला शीर्षा पुच्छ क्रम, दूसरा निकट दूरस्थ क्रम। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट में कई बार इससे पूछा भी गया है। कहीं कहीं आपको शीर्षा मुख्य देखने को मिल सकता है, नाम में थोड़ा सा चेंजिंग होगा, लेकिन शीर्षा देखिए और निकट दूरस्थ देखिए, इतने से आपको समझ में आ जाएगा। कहीं कहीं देता है शीर्षा मुख्य कोण, ठीक है, क्रम। तो देखते हैं शीर्षा मुख्य क्रम क्या है। जन्म से पहले और जन्म के बाद दोनों अवस्थाओं के विकास की यह प्रणाली स्पष्ट दिखाई देती है। जन्म से पहले और जन्म के बाद, ठीक है, ये प्रणाली स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जन्म के समय बच्चे के शरीर आकार को देखें तो सबसे बड़ा सिर होता है। जिसमें बच्चा जन्म लेता है उस समय सबसे बड़ा क्या होता है, बच्चे का सिर होता है। उसके क्रम विकास गर्दन, हाथ और छाती तथा सब क्रम विकसित पांव होता है। ठीक है, इस तरह से विकास का डेवलपमेंट होता है। अतः जन्म से पहले सर्वाधिक विकास शरीर के ऊपरी भाग में हुआ। कहने का मतलब है कि सबसे पहले क्या होता है, ऊपरी। छोटा बच्चे को देखे होंगे, सर पूरा एकदम इस तरह से लीजिएगा, सर के पीछे अगर सपोर्ट हाथ न दिया जाए तो गर्दन पूरे बच्चे के ऐसे बैकवर्ड में गिर जाता है। तो कहने का मतलब उनके शरीर की अपेक्षा सर क्या होता है, ज्यादा वेट होता है, उसमें ज्यादा भारी होता है। इसी वजह से गति विकास को देखें, बच्चा पहले गर्दन पर नियंत्रित करता है, तब छाती और तब घुटने क्रिया पर नियंत्रण होते हुए स्पष्ट रूप से विकास ऊपर से नीचे की ओर अर्थात शीर्ष से पूंछ की ओर बढ़ता दिखाई देता है। देखे होंगे छोटे बच्चे में एक चीज आपको देखने मिला होगा, जब उसको बास्केटबॉल देंगे तो वो पूरा इस तरह से हाथ से ऐसे उठा रहा है। कुछ दिन के बाद बच्चा बड़ा हुआ तो इन दोनों फिंगर से ऐसे उठा रहा है। कुछ दिन बाद एक हाथ से उठा लेगा। और अगर वो बच्चा बास्केटबॉलर हो गया या ऐसे भी प्रैक्टिस से बड़े बच्चे हो जाते हैं तो बास्केटबॉल इस तरह से ऊपर हाथ पे रोटेट करते हुए आपने देखा होगा। तो ये क्या है, ये आपका विकास आता है, किसमें आता है, शीर्षा पुच्छ क्रम में। मतलब सिर से पैर की ओर नीचे की ओर जो विकास होता है इसे शीर्षा पुच्छ क्रम कहते हैं। दूसरा है निकट दूरस्थ। इसमें क्या है, देखिए, शीर्षा पुच्छ क्रम से ही संबंध विकास का एक लक्ष्य निकट दूरस्थ क्रम भी है। हमारे हाथ पांव के शीर्ष और पूंछ होते हैं, कंधे के पास बांह
का शीर्ष और कमर के पास पांव का शीर्ष होता है। बाह को ही ले। बच्चे पहले संपूर्ण बाह की क्रिया, अभी जस्ट बताया है कि पूरा पहले ऐसे हाथ उठाएगा, फिर इस हैंड पे, फिर फिंगर पे आता है, ठीक है। इसी को पूरा डिटेल में दिए हुए। नियंत्रण प्राप्त करता है तब कहनू की क्रिया पर नियंत्रण प्राप्त, तब कलाई और अंत में उंगली की क्रिया पर नियंत्रण प्राप्त करता है। इसी प्रकार पांव की गति में पहले जांघ की क्रिया विकसित होती है, तब ठहने, फिर घुटने और अंत में पांव की उंगलियों पर नियंत्रण होता है। इस विकास क्रम से स्पष्ट है कि शरीर के अंग के जो भाग केंद्र के निकट होते हैं उनकी क्रिया का विकास पहले होता है। मतलब केंद्र हमारा क्या है, हमारा स्टोमक केंद्र है, इसके नजदीक में जो है उसका पहले, ये फिंगर नजदीक है या बाह नजदीक है, ऑब्वियसली कि बाह नजदीक है तो पहले इसका विकास होगा, फिर हमारे फिंगर का होगा। मस्तिष्क और सुषुम्ना शरीर के केंद्र माने जाते हैं। हाथ और पांव का जो भी भाग सुषुम्ना के निकट, उसकी क्रिया पहले विकसित होती है और केंद्र से दूर वाले भाग में विकास बाद में होता है। यही निकट दूरस्थ विकास क्रम है जो स्पष्ट शीर्ष उच्च क्रम के समान है। किसी अंग का निकटवर्ती भाग उसके शरीर के समान है जो पहले विकसित होता है और दूरस्थ भाग पुच्छ रूपी है जो बाद में विकास होता है। कहने का मतलब जो भी हमारे, ठीक है, केंद्र से निकट होगा उसका डेवलपमेंट पहले होगा, जो केंद्र से दूर है उसका डेवलपमेंट बाद में होगा। विकास की एक निश्चित प्रणाली होती है। यह बात केवल शरीर और क्रियात्मक विकास में ही नहीं बल्कि मानसिक विकास, संवेग, भाषा, सामाजिक आदि के विकास में भी एक निश्चित क्रम और संगठन पाया जाता है। संवेग का ही विकास देखें। पहले बच्चों में एक समान उत्तेजावस्था होती है, फिर आयु बढ़ने पर प्रसन्नता और खेद के संवेग विकसित होते हैं। आयु जब और बढ़ती है तो प्रसन्नता, खेद दोनों के अनेक निश्चित संवेग विकसित होते हैं। संवेग भी जो बच्चे में डेवलपमेंट होता है वो पार्ट बाय पार्ट करके होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये भी सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। विकास कैसा होता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जब क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो वहां पे हम आपको ढेरों सारा क्वेश्चन दिखाएंगे। प्रारंभ में बच्चों को सभी शरीर और मानसिक क्रिया सामान्य ढंग से होता है, अर्थात उनका कोई निश्चित रूप नहीं होता। इन्हीं सामान्य क्रिया की विशिष्ट प्रक्रिया विकसित होती है। आरंभ में शरीर के किसी भी भाग को उत्तेजित करे संपूर्ण शरीर में एक समान क्रिया उत्पन्न होता है। धीरे धीरे वह कहनी, फिर कलाई और अंत में उंगली पर नियंत्रण कर लेता है। संवेग के विकास में यह विशेषता और स्पष्ट दिखाई देती है। पहले सभी उद्दीपनों का समान उत्तेजना रहता है, ध्यान दीजिएगा। आगे चल के उत्तेजना के दो रूप हो जाते हैं। पहले उद्दीपनों का क्या होता है, आपका उत्तेजना होता है, और आगे चल के जैसे जैसे बच्चे का विकास होगा वो दो भागों में बट जाता है। वो दो भाग कौन कौन सा है देख लेते हैं। प्रसन्नता और खेद। और अधिक विकसित होने पर प्रसन्नता के अनेक निश्चित संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, उत्तेजना दो रूप में डिवाइड हुआ, प्रसन्नता और खेद। और फिर उससे जब आगे जाएंगे तो प्रसन्नता के अनेक रूप होते हैं। हर्ष, उल्लास, स्नेह, प्रेम, ये सब भी क्या है, प्रसन्नता का रूप ही है। लेकिन छोटे बच्चे में ये सब डिफाइंड आप नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार खेद में भी निश्चित संवेग जैसे क्रोध, शोक, ईर्ष्या, ये सब भी तो दुख का ही भाव है, ठीक है, इत्यादि विकसित होती है। भाषा संबंधित विशिष्ट क्रिया सामान्य सर्वोच्चारण से उत्पन्न होता है। बल बलाना एक सामान्य क्रिया है। जब छोटा बच्चा बल बलाता है तो वो क्या है, एक सामान्य क्रिया है जिससे विशिष्ट स्वरों का उच्चारण विकसित होता है। बच्चा अगर पहले कोई भी क नहीं बोला होगा, ख नहीं बोला होगा, बच्चे को देखते होंगे एक अजीब सा आवाज ग करके बच्चा बोलना स्टार्ट करता है, तो वहीं से उसका क्या होता है, स्वर्ण का उच्चारण विकसित होना स्टार्ट हो जाता है। प्रत्यय के विकास में यह विशेषता बहुत स्पष्ट मिलती है। पहले बच्चे सभी पशुओं और गाय कह सकते हैं, फिर धीरे धीरे गाय, बैल, भैंस आदि में भेद करने लगते हैं और विकसित होने पर गाय और बाछी में भेद करता है। स्पष्ट हुआ कि बालक जीवन के सभी पक्षों में विकास निर्विवाद रूप से सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। देखे होंगे ऐसे भी छोटे बच्चे को आपको कुछ भी दिखा दीजिए, कीट भक्षी, कीट बोलेंगे उसको, धीरे धीरे वो उसमें डिफाइन करते हैं कि कौन ये है आपका
मधुमक्खी है, कौन मच्छी है, कौन मच्छर है। तो इसी तरह से जानवर में भी किसी जानवर को देखा, बच्चा बोल रहा है मम्मी जानवर जा रहा है। जब बच्चा थोड़ा थोड़ा धीरे बड़ा होता है तो वो बताने लगता है कि ये गाय है कि बकरी है। फिर थोड़ा बड़ा होगा तो गाय की बकरी गाय का बच्चा को बछड़ा भी वो डिफाइन कर देगा। जब छोटा है तो बछड़े को भी वो गाय ही बोलेगा। इस चीज को आप लोग भी अपने आसपास छोटे बच्चे जरूर होंगे, उस चीज को आपने नोटिस किया होगा। अगला पॉइंट चलते हैं, विकास अविराम गति से होता है। विकास क्या होता है? अविराम गति से होता है। गर्भाधारण के समय जो विकास प्रक्रिया आरंभ होता है वह निरंतर बिना किसी विराम के मृत्यु के समय तक चलता है। कोई भी विशेषता अचानक उत्पन्न नहीं होती, अचानक से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो रहा, देखिएगा। और ना विकास की कोई अवस्था अचानक टपक पड़ती है, बिल्कुल बहुत धीरे धीरे उनका विकास होता है। हर नई विशेषता पुरानी विशेषता से विकसित होती है। कहने को तो विकास की कई अवस्था मानी जाती है, जैसे शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था इत्यादि। ये जो भी अवस्था के बारे में भी बता रहे हैं, इसको हम आगे और भी क्लास में डिटेल से बताएंगे। अभी बस आप अवस्था का नाम जानिए। यदि कभी नहीं समझना चाहिए तो दो अवस्था के बीच में कोई खाई होता है, बल्कि हर नई अवस्था किसी पुरानी अवस्था की कड़ी होती है। ऐसा नहीं है कि शैशवावस्था से डायरेक्ट बचपना में बच्चा आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, दोनों के बीच की कड़ी जुड़ी होगी। कुछ एक्टिविटी शैशवावस्था का बचपना में भी होगा और कुछ बचपना का आपका बाल्यावस्था में होगा, कुछ बाल्यावस्था का किशोरावस्था में भी होगा। जब एज डिफाइन पढ़ाएंगे तो उसमें और भी डिटेल से हम आपको बताएंगे। विकास प्रक्रिया एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती। बच्चों में जो विशेषता आज प्रकट हुई है उसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है। जन्म तंत्र की भाषा विकसित का आरंभ बिंदु है। दांत बनने की प्रक्रिया तो बच्चे में गर्भ के 5वें महीने से ही आरंभ हो जाता है। ऐसा नहीं कि अचानक से दांत आपको बच्चे का दिख जाएगा, जबकि जन्म के 6 महीने बाद दांत का प्रकट होता है। और माँ के गर्भ के 5 महीने से हमारा टीथ क्या होता है? डेवलप होता है, लेकिन वो हमें दिखता क्या है? जन्म के 6 महीने के बाद। मतलब टोटल आपको 1 साल से लगभग क्या है वो विकास की प्रक्रिया चल रही है। मानसिक क्रिया के विकास में भी विकास निरंतर और अखंड स्पष्ट दिखाई देता है। मानसिक जो है उसमें भी मेरा क्या है? अखंड आपको दिखाई देगा। विकास की गति में वैयक्तिक भिन्नता होती है। वैयक्तिक भिन्नता बहुत इंपॉर्टेंट है और यह भेद अस्थायी होता है। इसको थोड़ा सा देखते हैं किस तरह से होता है। विभिन्न बच्चों की विकास गति में भेद होता है। नवजात बच्चे में भी अलग अलग लंबाई और वजन होता है। उनकी मानसिक योग्यता में भी भेद होता है। विकास की मात्रा का यह भेद विकास गति के भेद के कारण होता है। कुछ बच्चे तेज गति से और कुछ बच्चे धीमी गति से विकसित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा विकास का जो क्रिया है वो क्या है? अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरीके से आपको दिखाई देगा। किसी में कोई चीज ज्यादा तेजी से होगा, किसी में कोई चीज थोड़ा सा स्लो होता है। कोई बच्चा 5 महीने में बैठता है, कोई तो 12 महीने में भी बैठता है, लेकिन विकास तो हो रहा है भाई। विकास गति का ये भेद प्रधानता आनुवांशिकता भेदों के कारण होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम ये डिफरेंस आता कैसे है? तो ये डिफरेंस आपके आनुवांशिकता से आता है। कहने का मतलब है आपके माता पिता से आता है। जो हेरिडिटी आपने अपने माता पिता से लिया है वो गुण आप पे होगा। आपके माता पिता की हेरिडिटी किसी और पड़ोसी में नहीं जा सकता है। ये देखने और छूने की प्रक्रिया नहीं है कि कोई देख लिया तो उसके अंदर आ जाता है। क्योंकि आनुवांशिकता बदलती नहीं है, इसलिए विकास गति व भेद अस्थायी हुआ करता है। यह विश्वास गलत है कि विकास की कोई कमी आगे चलकर पूरी हो जाएगी। यह कहते हैं ना कि ग्रोथ अभी नहीं, वो आगे चल के हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बच्चों में जो कमी आज है वह सब दिन रहेगी। कोई इंग्लिश वर्ग के लड़के और लड़कियों की लंबाई और वजन की तुलना में जन्म के समय से लेकर 13 वर्ष तक 6 महीने के मध्यांतर पर किया गया और जन्म के समय भेद 13 वर्ष के आयु के वर्तमान था। मानसिक क्रिया एवं योग्यता में भी अस्थायी वैयक्तिक भेद होता है। टर्मन के अनुसार प्रगतिशील बच्चे लड़कपन में चमकते रहते हैं। हॉरकॉल मानते हैं कि जो बच्चा आरंभ में मंद बुद्धि है वह बाद में मंद बुद्धि नहीं होगा। मंद बुद्धि लब्धि अस्थायी
होती है। तो ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक का अलग अलग मानना है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है शरीर के विभिन्न अंग की विकास गति अलग अलग होती है। विकास तो शरीर के सभी अंग और सभी मानसिक क्रिया में हर समय अविराम गति से होता रहता है, परंतु समय विशेष में सभी शारीरिक अंग, उनकी क्रियाओं और मानसिक क्रियाओं का विकास एक गति से नहीं होता। यही कारण है कि बच्चों की सभी विशेषता एक साथ परिपक्व नहीं होती। जन्म के बाद सिर की तुलना में पांव अधिक तेजी से विकसित होता है। संवेदी विकास के अनुसार विभिन्न बौद्धिक योग्यता भी अलग अलग गति से विकसित होता है। जैसे सर्जनात्मक कल्पना बाल्यावस्था में तेजी से बढ़ती है और युवावस्था तक परिपक्व हो जाता है, जबकि तर्कना धीमी गति से बहुत दिन तक विकसित होता रहता है। बच्चों के अधिकांश गुण का विकास सह संबंध होता है। पहले एक अवैज्ञानिक विश्वास फैला हुआ था कि विभिन्न गुण के विकास में बच्चे भले ही एक दूसरे से आगे पीछे हो, परंतु सभी गुण के विकास का औसत बराबर होता है। ऐसे विश्वास था कि यदि कोई बच्चा एक गुण से पीछे है तो दूसरे गुण से आगे रहेगा, जिसके फलस्वरूप गुण का औसत बराबर रहता है। कोई गुण मेरे में नहीं है, कोई गुण उसमें है, तो औसत जब निकालेंगे तो एक एज में औसत गुण क्या होता है, एक सामान्य रूप से होता है। महू सम ने अपने अध्ययनों में यह सिद्ध किया है कि यदि बच्चा किसी एक गुण के औसत से आगे है तो दूसरे गुण के औसत से आगे रहेगा, अर्थात गुणों के विकास में सह संबंध होना। यदि बच्चों की बुद्धि अधिक है तो उसकी भाषा, सामाजिकता आदि भी अधिक होगी। हॉलकॉल के अनुसार बुद्धिमान बच्चों का लैंगिक विकास बुद्धिहीन बच्चों से पहले होता है। मंद बुद्धि वाले का शारीरिक विकास की कुंठित रहता है। स्पष्ट हुआ कि बाल विकास के विभिन्न क्षेत्र के बच्चे धनात्मक सह संबंध रहेंगे। तो इस तरह से कुछ पॉइंट आज हमने आपको डिफाइन किया है। आगे भी इस पॉइंट को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आज का क्लास मेरा यहीं पे खत्म होता है। जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और कहीं भी किसी भी पॉइंट में आपको अगर दिक्कत आता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, आपके समस्या का हम समाधान जरूर करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कल फिर हम आपको पुनः 9 बजे वीडियो अपलोड करेंगे। इसी टाइम में डेली हमारा एक वीडियो आपके लिए कंटिन्यू चलता रहेगा। एक नोटिस है कि बिहार बीपीएससी 6 to 8 की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी हो सकता है आज या कल से क्लास स्टार्ट हो जाए। एक वीडियो उनके लिए भी कंटिन्यूस हम चैनल पे देंगे और मैथ साइंस का मेरा वीडियो रहेगा। तो जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फिर से सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।